का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा इस बार मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। हमारे साथ हैं यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष मौर्य जी। मौर्य जी, आपका स्वागत है न्यूज ऑल बहुत इंडिया। बहुत धन्यवाद राय साहब। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां देखें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। किसी भी चुनाव के लिए बूथ में भारत संगठन का मजबूत होना आवश्यक होता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ से मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और हम लोग इस परिस्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता बूथ में काम करने वाला गर्व से यह कह सकेगा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का भाजपा का संगठन लगातार अनेक आंदोलन भी कर रहा है, संगठन भी कर रहा है, अभियान भी चला रहा है, जिससे भाजपा की ताकत बढ़े और 2017 में हम 2014 दोहरावें और उत्तर प्रदेश को कुशासन से मुक्त करा करके भाजपा की सरकार बने। सवाल अगर पूछूंगा तो आपका जवाब होगा भाजपा नंबर 1 की पार्टी रहेगी, लेकिन नंबर 2 पर कौन रहेगा? देखिए, नंबर 2 मैं यह मानता हूं कि रहेंगे तो बहुत पीछे, लेकिन नंबर 2 समाजवादी पार्टी रहेगी। नंबर 3 पे बसपा को रहना चाहिए और नंबर 3 कहूँ कि कौन सा नंबर रहेगा राहुल गांधी जी का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। मुख्य लड़ाई हमारी समाजवादी पार्टी से है, लेकिन बहुत पीछे रहेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासन में, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के शासन में, उत्तर प्रदेश ने जो अराजकता देखी है, जो कानून व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा है, जो विकास की गाड़ी पूरी तरह से ठप होते हुए देखा है, यह देश के किसी राज्य के साथ नहीं हुआ जो उत्तर प्रदेश के साथ हुआ है। और इसके लिए मैं श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती जी को जिम्मेदार मानता हूँ। आपकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई होंगी। आपका क्या अनुमान है कितनी सीटों पर भाजपा जीत पाएगी? आपकी बार 300 पार। 300 पार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत माहौल बदला हुआ है। 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 337 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। हम यह मानते हैं कि अगर उस समय लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते तो जो दंश उत्तर प्रदेश आज झेल रहा है, जो अपराध झेल रहा है, जो गुंडागर्दी झेल रहा है, जो ज़मीनों पर कब्जा झेल रहा है, जो भ्रष्टाचार झेल रहा है, या ना झेलना पड़ता और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बनता। आज उत्तर प्रदेश बदनाम प्रदेश है, निरुत्तर प्रदेश है और अखिलेश जी जैसा असफल शासक पा करके उत्तर प्रदेश बहुत आहत है। अखिलेश जी पिछली बार लैपटॉप पे जीत के आए, इस बार उनके पास स्मार्टफोन है। इसके जवाब में बीजेपी के पास क्या है? देखिए, स्मार्टफोन से लोगों का पेट भरने वाला नहीं है, लोगों को रोज़गार चाहिए। जहाँ तक लैपटॉप की बात आप कर रहे हैं, तो लैपटॉप जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था उस प्रकार से वितरण नहीं किया। खरीद से ही भ्रष्टाचार शुरू हुआ, वितरण तक जारी रहा। लेकिन मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी लैपटॉप किसी भी युवा के हाथ में पहुँचे, उस लैपटॉप के अंदर लिखा था आपकी बार मोदी सरकार। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लैपटॉप हो और चाहे यह लॉलीपॉप जो देने के लिए वो देने वाले नहीं, वो जनवरी के लिए कह रहे रजिस्ट्रेशन अभी करा लो, समाजवादी पार्टी को वोट दे दो और हम चुनाव के बाद स्मार्टफोन दे देंगे। जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कोई भी भ्रम फैलाने का ये प्रयास करेंगे, कोई लॉलीपॉप देने का काम करेंगे, तब भी उत्तर प्रदेश का नौजवान यही लिखेगा, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में चाहिए भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश मठाधीशों से भरी हुई है, बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं। ऐसे में अपने आप को काम करने के लिए आप असहज महसूस नहीं करते हैं कभी? नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वर्ग है, सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन मुझे प्राप्त है और सब लोग मिल करके हम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कम समय हुआ है उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले हुए, लेकिन जितने दिन से मैं जिम्मेदारी संभाला हूं, कोई वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक अभियान में अपनी हिस्सेदारी न दिखाया हो। आंदोलनात्मक अभियान में भी हमारे सभी बड़े नेता हिस्सेदार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय बहुत सहज महसूस करता है। और यह तो गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व का इतना विशाल और इतना मजबूत वर्ग है, जिस नेतृत्व के बल पर हम देश जीत सकते हैं। ये तो प्रदेश की बात है। आपके चयन में भी देरी हुई और आपकी कार्यकारिणी बनाने में भी देरी हुई। कहीं न कहीं जब देरी होती है तो माना जाता है सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, चयन यह राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय था। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है,
जिसकी देश में केंद्र में सरकार है, देश में अब सबसे अधिक सांसद हैं, सबसे अधिक विधायक हैं, सबसे अधिक राज्यों में सरकार है, उस पार्टी का केशव प्रसाद जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाएगा, मुझे कल्पना नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। ये भाजपा में ही संभव है, क्योंकि भाजपा में ही सच्चा लोकतंत्र है और भाजपा कार्यकर्तावादी पार्टी है। सपा बसपा की बात मैं अगर करूं तो उसमें कोई पद पाने के लिए, कोई स्थान पाने के लिए, अगर सपा में पद पाना है तो एक परिवार में पैदा होना बहुत ज़रूरी है। बसपा में पद पाना है तो बहन जी का बहुत खास बनने की आवश्यकता होगी। तो भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सपा बसपा ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करती हैं। इसलिए मुझको अवसर मिला है, भले पार्टी ने जब भी निर्णय लिया, जितने समय में भी निर्णय लिया, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का मुझे समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद है और प्रदेश का एक एक नेता उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको अपनी कार्यकारिणी की पहली बैठक के अंतर मतभेदों के नाते टालनी पड़ी थी, ऐसी खबरें मीडिया में आई थी। ये खबर गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। राष्ट्रीय कार्य समिति जब होती तो उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, और प्रदेश कार्य समिति के लिए पहले हम लोगों ने झांसी में स्थान तय किया था, लेकिन जल्दीबाजी में वो तैयारियां नहीं हो पाई थी। तो बाद में उसको थोड़े समय के लिए अनुमति लेकर के उसको बढ़ाया गया और प्रदेश की कार्य समिति इतनी शानदार ढंग से संपन्न हुई। और ऐसी कार्य समिति उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं जो अपने कार्यकर्ताओं से सबसे फीडबैक पाया हूँ, वो सबका मानना है कि झांसी में संपन्न हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऐतिहासिक थी। और एक वहाँ से शक्ति लेकर के आए हैं, संकल्प लेकर के आए हैं कि 2017 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। इसके लिए लगातार प्रदेश कार्य समिति के बाद अनेक कार्यक्रम हुए, अनेक संघर्ष हुए, अनेक आंदोलन हुए, अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और आगे भी हमारी सारी तैयारियां हैं, आगे कार्यक्रम चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने वाली पार्टी है, 2017 में सरकार बनाने वाली पार्टी है। पिछली बार बाबू सिंह कुशवाहा और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य, क्यों बसपा के लंगड़े घोड़े पर भाजपा दाव लगाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी घोड़े पर दांव लगाती है ऐसा नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय होता है बहुत सोच समझ करके होता है, सर्वसम्मति से होता है। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से उन्होंने इस्तीफा दिया, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता थे और वह इस्तीफा देने के बाद उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संपर्क किया, बातचीत हुई और हम लोगों ने पूरा आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया कि स्वामी प्रसाद जी अगर बस भाजपा में आना चाहते हैं तो उनको लेना चाहिए। इसलिए लिया गया और एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के अभियान में लगे हुए हैं और उनके आने का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। और मैं यह मानता हूं कि हम 2017 में जो मजबूत नेतृत्व वर्ग है, चाहे सपा बसपा या कांग्रेस के अंदर, जिनके ऊपर कोई ऐसे आरोप नहीं है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार है उसके विरुद्ध हो, ऐसे लोग बड़ी संख्या में भाजपा के संपर्क में हैं और कई लोग भाजपा में आ चुके हैं और भी बड़ी संख्या में संपर्क में हैं और उनके बारे में भी पार्टी विचार कर रही है। लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं के आने का कारण कई बार यह होता है, कार्यकर्ता सोचता है कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों से नेता आ रहे हैं कि मेरा टिकट कटेगा तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया है, जो दूसरे दलों से आने वाले लोग हैं उनके बारे में हम सर्वे भी करा रहे हैं, संगठन की सहमति भी बनाने की कोशिश होती है। जहाँ संगठन भी सहमत होगा, सर्वे भी बाहर से आने वालों के पक्ष में होगा, उन्हीं सीटों पर उनको लड़ाने की बात करेंगे। पिछले 6 महीने में 17 विधायक सिटिंग एमएलए भाजपा में आ चुके हैं, किस आश्वासन पे? भारतीय जनता पार्टी कोई आश्वासन देकर के किसी को भाजपा में शामिल नहीं करती है। जो विधायक आए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, गुंडा राज खत्म हो सकता है, आम आदमी अपने को सुकून में जीना महसूस कर सकता है। इस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी यह कहना कि कोई शर्त के साथ आए हैं, हम शर्त के साथ किसी को पार्टी में न लिए हैं न लेंगे। पिछली बार बाबू सिंह कुशवाहा आए, बाद में भाजपा ने डैमेज कंट्रोल किया कि उनके आने से नुकसान हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बाहरी नेता आते हैं उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है और कहीं ना कहीं उनके आने से जो पुराने आपके कैडर के लोग हैं उनको लगता है कि अब पुराने लोगों की, नए लोगों की जान पहचान है, नए लोग पार्टी में ऊपर से थोप दिए जा रहे हैं। इस मनोबल को बचाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? देखिए, 2012 और 2016 इस बीच में गंगा जी में
बहुत पानी बह गया है, ठीक है। 2012 की स्थिति क्या भाजपा की थी और 2016 में आज क्या स्थिति और 2017 में क्या होगी, यह मैंने आपको पहले ही बताया कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय हमें 42% लगभग वोट मिले थे। हम पार्टी संगठन के दम पर कम से कम 51% वोट लेने की दृष्टि से अभियान चला रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों मिल करके भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी इनको परास्त करे और उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का काम करे। ये हमारी बहुत एक मजबूत तैयारी है और मैं यह मानता हूं कि हम अपने संगठन की ताकत के बल पर विधानसभाओं में कमल खिलाने की पूरी योजना रचना कर चुके हैं। जो प्रत्याशी आएंगे उसमें और बढ़ोतरी करें, ऐसी हम अपेक्षा करें। आंकड़ों को देखें तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में हर लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक गिर जाता है। ये साफ साफ आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में 71 सीटें मिली हैं, आप कैसे उसको बचा पाएंगे? देखिए, पहले मोदी जी के नेतृत्व में 73 सीटें मिली हैं उत्तर प्रदेश से, आपको यह जानकारी मैं दे दूँ। जहाँ तक लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आप अंतर बताना चाहते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दो दल प्रमुख रूप से सदैव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती के रूप में रहे हैं, सपा और बसपा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा का शासनकाल का दंश झेल रही है, उसको कितनी पीड़ा है, उसको कितना दर्द है। नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार लाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया था उस समय, क्योंकि श्री मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत मंझे हुए राजनीतिक नेता थे। उन्होंने अखिलेश यादव की बहुत अच्छे तरीके से इमेज बिल्डिंग किया कि वो डीपी सिंह यादव सपा में आना चाहते हैं और उनको अखिलेश यादव के कारण नहीं लिया गया, जबकि समाजवादी पार्टी अपराधियों से भरी पड़ी है। और उस इमेज का फायदा उस समय इसलिए उनको मिल गया कि बसपा से लोग उस समय गुस्से में थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन हम ये साबित करने में जनता के बीच विफल रहे कि हम उत्तर प्रदेश में बसपा को हरा सकते हैं। सपा को इसका फायदा मिल गया। यही स्थिति 2007 में जब सपा से श्री मुलायम सिंह के यादव के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उससे नाराज थे, तो उसकी नाराजगी के विकल्प के रूप में जब भाजपा सामने आई तो उस समय भी हम मानते हैं कि हमसे चूक हुई, कोई रणनीतिक चूक हुई थी। और 2007 के चुनाव को, 2012 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और 2014 में मेरी विजय और विजय के लिए बनी हुई रणनीति, जो उस समय उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी थी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। आज हमारी केंद्र में सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में जो अंतर की बात है, यह मैं मानता हूं कि बुआ और भतीजे के कार्यकाल की पोल खुल चुकी है। जनता इनके भ्रष्टाचार, इनके गुंडाराज सबसे अवगत हो चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में न सपा न बसपा, अब भाजपा। मोदी मैजिक के सिवा क्या विकल्प है आपके पास? मोदी मैजिक बिहार में नहीं चल पाया। देखिए, मोदी जी गरीबों के नेता हैं। जिस दिन से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि मैं भी एक गरीब के घर में पैदा हुआ और गरीब के घर में पैदा होने वाले गरीब आदमी की क्या स्थिति होती है, मैंने उस दर्द को सहा है, उस जीवन को जिया है। आज गरीब आदमी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वह अद्भुत है। नहीं, मोदी के सवाल आपका और क्या एजेंडा है? मोदी मैजिक का केवल एक आदमी तो मैं चुनाव नहीं लड़ेगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मोदी जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैं कहूँ आज विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। उनके नाम का लाभ भाजपा नहीं लेगी तो क्या सपा लेगी, बसपा लेगी क्या? लेकिन मोदी जी के नाम का या मोदी जी के काम का जो लाभ हमें मिलेगा वो तो मिलेगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जहां केंद्र सरकार की सफलताओं का भंडार मेरे पास है, वहीं उत्तर प्रदेश की वर्तमान की सपा और पूर्ववर्ती बसपा सरकार की विफलता, बेईमानी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हमारे पास मुद्दा है। और जनता को अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सपा और बसपा इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। राहु और केतु के रूप में उत्तर प्रदेश को जितना इन दोनों दलों ने नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा लिया।
जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत जागरूक हो गई है। जाति के नाम पर जो वोट लेते थे उनको यह पता है कि अब जातिवाद नहीं, अब विकासवाद चलेगा, क्योंकि अब मोदी युग आ गया है। और जो परिवारवाद चलाने वाले थे उनको भी यह संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कि अब परिवारवाद से देश का और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनी। अगर 2017 तक हमारी सरकार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास कार्य ठप है। जब 2017 में भाजपा की सरकार आएगी तो विकास की गंगा जो बहुत तेज रफ्तार से मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बह रही है, उस गंगा जी के बहाव का पूरा फायदा उत्तर प्रदेश को मिल सकता है, मिल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी असफल विकास विरोधी मुख्यमंत्री, इसलिए हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का काम तो मेरे पास है ही, लेकिन इन दोनों सरकारों की जो बड़ी विफलता है, नाकामयाबी है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से क्या क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति का दौर खत्म हो गया है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन यह मैं मानता हूं कि आज विकास की राजनीति शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की राजनीति को महत्व देने का काम करती है। जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, एक तरफ देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार के अनेक विभाग आज फायदे में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लगाम लगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी बेईमानी है कि विकास कार्य ठप है। गुंडागर्दी इतनी है कि निवेशक उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता। मैं भी एक संसदीय क्षेत्र का सांसद होने के नाते देश के कई बड़े उद्योगपतियों से मैंने बातचीत की। मैंने कहा कि आप आइए, हमारे यहाँ उद्योग लगाइए। मेरे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, नौजवान अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सपा बसपा उत्तर प्रदेश में रहेगी तब तक हम निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें इनके शासन में निवेश कर देंगे, ना हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा, ना हमारी ज़मीन सुरक्षित रहेगी, ना हमारी जान सुरक्षित रहेगी। सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा। केशव प्रसाद मौर्य जो है राम जन्मभूमि आंदोलन की उपज है, लेकिन भाजपा राम को भूल गई, मंदिर भूल गई। भाजपा राम को कभी नहीं भूल सकती। भाजपा के लिए रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सदैव से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा भी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, संविधान और न्यायालय को मानने वाली पार्टी है। आज श्री राम जन्मभूमि का मामला विपक्ष में रहती है तो न्यायालय को नहीं मानती, कहती नहीं बना दो। नहीं, हम क्या जब विपक्ष में थे तब क्या हम वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला विचाराधीन तक क्या हम वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए गए? क्या हम ये चाहते हैं? कार सेवा में आप थे? रामलला की, हमें कार सेवा में था, कार सेवक था, राम जन्मभूमि आंदोलन में था, राम भक्त हूँ, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने इसका समर्थक हूँ और जल्दी से जल्दी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ, फैसला है रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और जो हजारों राम भक्तों का रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए बलिदान हुआ है उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। लेकिन राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, वो आस्था का विषय। लेकिन भाजपा को पहले अगर सरकार में लाने की बात करें तो राम जन्मभूमि का चुनाव मुद्दा ही भाजपा को सरकार में ले आया था। देखिए, सरकार में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, अगर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर लोगों ने संघर्ष किया, राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण एक जागरण हुआ और जागरण का लाभ अगर बीजेपी को मिला है तो उससे मैं इनकार भी नहीं करता। लेकिन राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, भारतीय बीजेपी उस समय कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए, उस समय का अलग विषय था। उस समय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 3/4 बहुमत की केंद्र में सरकार थी और 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी जी की सरकार ने रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की अनुमति दी थी। अगर कोई शिलान्यास की अनुमति इसलिए दे रहा है क्या कि शिलान्यास करके आप चले जाओगे? अरे, कोई चीज़ का शिलान्यास इसलिए होता है कि उस पर आगे निर्माण होना चाहिए। अगर आप मंदिर निर्माण के लिए रास्ता नहीं बना सकते थे तो शिलान्यास की अनुमति क्यों दिए थे राजीव गांधी जी? अगर उन्होंने अनुमति दी थी तो उनको बनाने के मार्ग में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी, तो उसके कारण आंदोलन पैदा हो गया। अन्यथा उसमें कोई आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी, कोई संघर्ष की आवश्यकता नहीं थी, कोई सरकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो उस समय हो जाता। उस समय की बात को अलग रख दें। अभी आपने कुछ दिन पहले बयान दिया कि भाजपा राम मंदिर के बजाय विकास पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, आपको मैं फिर यही बात अभी पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास को महत्व दे रही है, विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे इसलिए हमें वोट दे दो, हम इस मुद्दे पे पहले भी चुनाव नहीं लड़े थे, आज भी नहीं लड़ रहे, आगे भी नहीं लड़ेंगे। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो यह भारतीय जनता पार्टी चाहती है,
लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश में गरीब के घर में चूल्हा दोनों समय जले, उत्तर प्रदेश के किसान के चेहरे पे खुशहाली आए, महिलाएं सुरक्षित हों। भारतीय जनता पार्टी का यह निवेशक उत्तर प्रदेश में आए, देश विकास कर रहा है, प्रदेश पिछड़ रहा है, यह मेरे लिए चिंता का विषय। भारतीय जनता पार्टी एक देश की नहीं विश्व की बड़ी पार्टी है, और विश्व की बड़ी पार्टी होने के नाते यह मानती है कि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास अधूरा है। 89 के बाद पहली बार कांग्रेस की ओर आज जिनको कहें राहुल गांधी पहली बार अयोध्या गए हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहूँ, अगर वो गए हैं तो उनको 9 नवंबर 1989 और अपने पिता श्री राजीव गांधी जी के द्वारा जो किया गया था, जो बीच में उन्होंने परिस्थितियां पैदा की, उसको याद करना चाहिए। और उनके जाने ना जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये भी पता चला है कि वो रामलला का दर्शन करने तक नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी गए, बहुत अच्छा है, लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने जाए और उनके आराध्य के दर्शन करने ना जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब जो धोखेबाजी लगातार देश के साथ की, वही धोखेबाजी फिर राम भक्तों के साथ करना चाहते हैं। राम भक्त समझदार है, राहुल गांधी जी ना कुछ किए हैं ना कर सकते हैं। कांग्रेस का अंत लगभग देश से हो गया है। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश, और मैं यह मानता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस मुक्त भारत देश के लिए लगातार मोदी जी के आह्वान का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन के कारण से ही उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ कांग्रेस को 2000 वोट मिलता है वहाँ 1000 हो रहा है, जहाँ 1000 मिलने वाला होगा वहाँ 500 हो रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी के पाँव पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर उठकटवा पार्टी की है, जो 12 लाख करोड़ का घोटाला किया 10 वर्ष सपा बसपा के समर्थन से, उस घोटाले की कीमत इस रूप में अदा करने के लिए अखिलेश यादव जी इन दिनों अपने भ्रष्टाचार मुक्त छवि बनाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया, शिवपाल यादव का पर कतर दिया, दीपक सिंघल को हटा दिया। क्या लगता है कि इसके बाद उनकी छवि सुधरेगी? देखिए, अखिलेश यादव जी कैसे छवि सुधरेगी जब गायत्री प्रजापति के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। तो यही अखिलेश यादव जी, इन्हीं की सरकार है, उस जांच को रोकने के लिए फिर से हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, खनन के क्षेत्र में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच होगी। जब मना कर दिया और डरने लगे कि जांच की आंच मुख्यमंत्री कार्यालय जरूर पहुंचेगी, तो इसलिए जल्दीबाजी में उन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त कर दिया। और जहाँ तक दीपक सिंघल जो मुख्य सचिव बनाए गए थे, कौन नहीं जानता है, आईएएस की बिरादरी में उनकी छवि भ्रष्ट आईएएस अफसरों की रूप में की जाती रही है। तो मुख्य सचिव जब उनको बनाया गया उत्तर प्रदेश का, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या अखिलेश यादव नहीं थे क्या? अगर उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी थे तो बनाए क्यों? और आज हटा करके क्या बताना चाहते हैं कि हम बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? अखिलेश जी के शासन में जितना भ्रष्टाचार हुआ है वो मायावती जी के शासनकाल से ज्यादा हुआ है। बुआ और भतीजे में कोई अंतर नहीं है, मैं यह मानता हूँ। शिवपाल सिंह जी से कुछ विभाग वापस ले लिए, क्यों नाटक करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? जनता उत्तर प्रदेश की इस सरकार से त्रस्त है। इस पार्टी से जुड़े हुए गुंडे और अपराधी, उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, निश्चित उसमें बैठा गुंडा, इस प्रकार के हालात प्रदेश के बने हुए, और उस हालात में आम आदमी त्रस्त है। अभी अलीगढ़ के अंदर एक कॉलेज के अंदर समाजवादी युवजन सभा के लड़के घुस करके जाके लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। क्या यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है क्या? उत्तर प्रदेश में अराजकता है, किसी की जमीन कब्जा हो जा रहा है, किसी का मकान कब्जा हो जा रहा है, किसी की दुकान कब्जा हो जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई परिवार के साथ जा रहा है, उसे बंधक बना लिया जाता है, परिवार को बंधक बना करके माँ बेटी के साथ दुराचार की घटना होती है। ऐसा शासन है क्या? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री हैं। अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल है, अपराध बढ़े हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर है। ना वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, ना अपराधियों के विरोध में है। उनके पिताश्री भी यह बात बार बार कह चुके हैं कि श्री अखिलेश यादव गुंडों अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जमीनों पे कब्जा करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2017 में हारेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो श्री मुलायम सिंह जी पहले कह चुके, लेकिन पुत्र मोह उनको सता रहा है, उसके कारण से सारा नाटक करवा रहे हैं। आप अपने मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को मानते हैं। दोनों दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, इन मामले में देखें तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। भाजपा कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है? देखिए, मैं बसपा को लड़ाई में एकदम नहीं मानता, पहले तो आप ये जान लीजिए। समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पे लड़ाई लड़ेगी, ऐसा मैं आकलन करता हूँ पूरा सर्वे के आधार पर। सपा और बसपा में जो प्रत्याशी घोषित हो गए हैं
वह प्रत्याशी घोषित जो हुए हैं वह चुनाव के समय तक प्रत्याशी बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी प्रत्याशियों को लेकर के भी बहुत आगे बढ़ चुकी है और चुनाव जीतने को लेकर के भी हमारी तैयारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। कब तक आ जाएगा प्रत्याशियों का नाम? हम प्रयास कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहली किस्त जारी करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो मानता है कि कहीं न कहीं प्रत्याशियों के सिलेक्शन में देरी हुई और गलत लोगों को टिकट दे दिया गया। ये चुनाव हारने का एक बड़ा कारण था। ऐसी गलती ना हो इसके लिए कोई रणनीति बनाई है आपने? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ा अंतर है और उत्तर प्रदेश के अंदर सारी रणनीति बन चुकी है, सारी योजनाएं बन चुकी हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। हम चुनाव की दृष्टि से सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के भी जितनी तैयारी नहीं किए होंगे, भाजपा की अकेले उनसे बहुत आगे तक की तैयारी हो चुकी है और हम पूरे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा और हम 2017 में एक बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। केशव जी, आप हमसे जुड़े, हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।